मंदाकिनी और चंद्रप्रभा दोनों ही परेशान थीं। चंद्रप्रभा ने सूर्य की ओर देखा जो अस्त होने वाला था। चंद्रप्रभा गुस्से में बोली, आने दो, आज तो विराज को भी 2 छड़ी मारूंगी। तभी भीमसेन घोड़े पर दौड़ता हुआ कबीले में आकर रुका। वह घोड़े से उतरकर सीधा उन दोनों के पास गया। भीमसेन ने मंदाकिनी की ओर इशारों में पूछा क्या हुआ है। मंदाकिनी ने धीरे से भीमसेन के कान में कहा, दोनों बच्चे जंगल गए थे, अभी तक नहीं आए। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है और दीदी को देख रहे हो, इन्हें तो बहुत क्रोध आ रहा है। अगर सूर्यास्त से पहले वह दोनों नहीं आए तो इस बार न तो सम्राट को आप बचा पाओगे और न ही मैं। भीमसेन 4 कदम चलकर चंद्रप्रभा के पास गया और बोला, क्या हुआ है महारानी? चंद्रप्रभा ने गुस्से में भीमसेन को देखा और बोली, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? अब यह मत कहना कि कोई बात नहीं, वह आ जाएंगे। भीमसेन बोला, कोई बात नहीं, वह आ जाएंगे। चंद्रप्रभा गुस्से में भीमसेन को देख रही थी। भीमसेन ने कहा, अच्छा, मैं देख कर आता हूँ, क्या पता कहीं आसपास ही खेल रहे हों। चंद्रप्रभा बोली, हमेशा तो सूर्यास्त से पहले आ जाते हैं, लेकिन आज नहीं आए। और तभी वर्षा शुरू हो गई और यह देखकर कबीले में जितने भी लोग बाहर थे वह सब अपने अपने कुटिया के अंदर चले गए। लेकिन मंदाकिनी, चंद्रप्रभा और भीमसेन तीनों ही बाहर खड़े हुए थे। अब तो भीमसेन को भी चिंता हो गई कि कहीं सच में उसके बच्चों को कुछ हो न जाए। भीमसेन बोला, मंदाकिनी, दीदी को अंदर लेकर जाओ, मैं देखता हूं बच्चे आसपास ही होंगे। मंदाकिनी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, न मैं खुद भीतर जाऊंगी न दीदी को भीतर लेकर जाऊंगी। इतनी जोरों से वर्षा हो रही है, हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो? मुझे तो वैसे भी महादेव ने बड़ी मुश्किल से बच्चा दिया है। भीमसेन ने दोनों को देखा और अपने घोड़े के पास गया। वह घोड़े पर बैठता हुआ बोला, फिक्र मत करो, हमारे बच्चे योद्धा हैं, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। इतना कहकर भीमसेन उस भारी वर्षा में ही वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ नीलकमल तीनों बच्चों के साथ झरोखे के पास खड़ी हुई थी। तीनों बच्चे खेल रहे थे और तभी सम्राट बोला, महारानी चलिए ना, हम बरसात में मेंढक की तरह कूदते हैं। नीलकमल को हंसी आ गई। वह बोली, मैं इस राज्य की महारानी हूँ, भला मैं कूदते हुए अच्छी लगूंगी? सम्राट बोला, वर्षा को थोड़ी पता है कि आप इस राज्य की महारानी हैं। भगवान इंद्र तो बरसात का पानी हर किसी को देते हैं, वह तो कभी भेदभाव नहीं करते, फिर आप क्यों कर रही हैं? नीलकमल सम्राट को देख रही थी। सच में सम्राट उम्र से ज्यादा समझदार था। नीलकमल को अंदर ही अंदर दुख भी हो रहा था कि कहाँ सम्राट एक जंगली कबीले का लड़का होकर इतनी समझदारी की बातें करता है और कहाँ उसका अपना पुत्र जो उसके पास रहता भी नहीं। महारानी ने कहा, नहीं, तुम तीनों जाओ, जाकर बगीचे में खेलो। बरसात में भीगना है तो तुम लोग भीग सकते हो। सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने एक हाथ से विराज का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से अखंड का और फिर बोला, चलो नीचे चलकर खेलते हैं। इतना कहकर सम्राट उन दोनों को लेकर बगीचे में आ गया और वहीं खेलना शुरू कर दिया। नीलकमल तीनों को देख रही थी। फिर उसने एक दासी से कहा, सूर्यास्त होते ही तीनों को कक्ष में लेकर आ जाना। दासी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। वहीं वह तीनों खेल में इतना मग्न हो गए थे कि सम्राट तो भूल ही गया कि उसे अपनी माँ के पास जाना है। नीलकमल के मन में भी हुआ कि क्यों ना बच्चों के साथ थोड़ी हंसी ठिठोली कर ली जाए। नीलकमल जैसे ही पलटी सूर्यकांत से टकरा गई। सूर्यकांत ने कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? नीलकमल बोली, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी बच्चों के साथ थोड़ा खेल लूं। सूर्यकांत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम क्यों, मैं भी चलता हूं, मैं भी खेलूंगा। सूर्यकांत और नीलकमल दोनों ही बगीचे में आ गए और तीनों बच्चों के साथ खेलने लगे। पांचों को खेलता हुआ देखकर एक सुखी परिवार नजर आ रहा था। आसपास जितने भी सैनिक खड़े थे वह सब उन पांचों को ही देख रहे थे। धीरे धीरे सूर्यास्त हो गया। अब सूर्यकांत ने सबको देखकर कहा, चलो अब सूर्यास्त हो गया है, चलकर भोजन कर लो और फिर सो जाना। इतना ही कहा था कि रणविजय गुस्से में आया और उसने सम्राट के सीने पर हाथ रखकर धक्का दे दिया और सम्राट धड़ाम से बगीचे के कीचड़ में गिर पड़ा। उसने गर्दन उठाकर रणविजय को देखा।
रणविजय चिल्लाते हुए बोला, ये मेरे पिता श्री हैं, तुम्हारे नहीं। सम्राट छोटा था, लेकिन यह बात उसके दिल को लग गई, क्योंकि उसका तो कोई पिताश्री था ही नहीं। वह तो भीमसेन को भी मामा कहकर बुलाता था और मंदाकिनी को छोटी माँ। सम्राट उठ गया। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन महाराज के सामने गलती नहीं करना चाहता था। वहीं सूर्यकांत ने रणविजय की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और खींचकर एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। रणविजय की आंखों में पानी आ गया और तभी कलावती भागती हुई आई। उसने रणविजय की बाजू पकड़कर अपने पैरों में लपेट लिया और सूर्यकांत को देखकर बोली, भैया, मानती हूं आप इस साम्राज्य के महाराज हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आप छोटे से बच्चे पर हाथ उठाएंगे। आपको यह शोभा नहीं देता। आप मेरे रणविजय पर हाथ नहीं उठा सकते। मैं आपको यह अधिकार नहीं देती। सूर्यकांत ने गुस्से में कहा, तो अपने रणविजय को सुधारो। अपने रणविजय के अंदर कुछ संस्कार भरो। अपनी माँ से ज्यादा यह तुम्हारे पास रहता है। तुम पर विश्वास करता है तो इसे कुछ सिखाओ, और अगर नहीं सिखा सकती तो मैं भूल जाऊंगा कि रणविजय मेरा बेटा है। मुझे साम्राज्य के लिए एक होनहार राजकुमार चाहिए, न कि यह एक ऐसा राजकुमार जिसे जरा जरा सी बात पर ईर्ष्या होती हो। कलावती, एक बात याद रखना, अगर इसके अंदर राजकुमार वाले गुण नहीं हुए तो मैं किसी भी परिस्थिति में यह साम्राज्य इसके हाथ में नहीं सौंपूंगा। कलावती को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा गुस्सा, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबा लिया। वह रणविजय को लेकर अपने साथ चली गई। वहीं नीलकमल की आंखों में पानी आ गया। उसने सम्राट के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, उसकी तरफ से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अपनी महारानी को क्षमा कर दोगे ना? सम्राट बोला, कोई बात नहीं महारानी, मेरी माँ कहती है पहली गलती क्षमा कर देनी चाहिए। सूर्यकांत ने कहा, और दूसरी गलती? सम्राट ने गुस्से में कहा, दूसरी गलती में सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए। यह सुनकर सूर्यकांत बहुत हैरान हुआ। न जाने क्यों जब वह सम्राट को देखता था उसे अलग ही एहसास महसूस होता था। सम्राट बोला, महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए, वैसे भी देर हो गई है। छोटी माँ और माँ कुटिया के बाहर ही खड़ी होंगी। महाराज ने कहा, अब तो रात हो गई, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। सम्राट ने हाथ जोड़कर कहा, हमें जाने दीजिए महाराज, वरना सच में माँ से बहुत डांट पड़ेगी। महाराज बोले, इतनी रात्रि को तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ तक संदेश पहुंच जाएगा। सम्राट बोला, आप वचन तोड़ रहे हैं महाराज। सूर्यकांत एक बार फिर हैरान हो गया, लेकिन इस बार उसने सख्ती से कहा, यह महाराज की आज्ञा है, तुम हमारी आज्ञा के बिना महल से नहीं जा सकते। फिर उसने नीलकमल को देखकर कहा, नीलकमल, तीनों बच्चों को कक्ष में ले जाओ और भोजन करो। नीलकमल तीनों बच्चों को ले जाने लगी, लेकिन सम्राट पलटकर सूर्यकांत को देख रहा था। सूर्यकांत भी सम्राट की आंखों में ही देख रहा था, और आखिरकार सूर्यकांत के दिल से एक आवाज आई, यह बालक राजकुमार बनने के योग्य है। लेकिन क्या करें, गरुड़ कबीले के निवासी को सेना में तो शामिल कर सकते हैं, लेकिन महाराज का सिंहासन नहीं दे सकते। वहीं सम्राट को अब गुस्सा आ गया था। नीलकमल ने दासी से कहकर तीनों के वस्त्र बदलवा दिए थे। तीनों ही जब नीलकमल के पास आए तो नीलकमल उन तीनों को देखती रही, खासकर विराज को। विराज को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यह गरुड़ कबीले का निवासी है। इस वक्त तो विराज पूरा छोटा राजकुमार लग रहा था। नीलकमल ने विराज की नजर उतारते हुए उसे गोद में उठा लिया और उसके माथे को चूम कर बोली, तुम्हारी माँ तो तुम्हारी रोज नजर उतारती होगी, तुम तो बहुत सुंदर राजकुमार लग रहे हो। विराज बोला, माँ मेरी नजर नहीं उतारती, बड़ी माँ मेरी नजर उतारती है। उन्हें लगता है मैं दुनिया का सबसे सुंदर लड़का हूं। नीलकमल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोली, लगता तो सही है, हो तो तुम दुनिया के सबसे सुंदर राजकुमार। नीलकमल ने विराज के चेहरे को एक बार फिर चूम लिया। फिर उसने सम्राट को देखा, जो थोड़ा गुस्से में था, क्योंकि वह जाना चाहता था और महाराज ने उसे रोक दिया था। नीलकमल ने विराज को गोद में उतारा और सम्राट को देखकर बोली, इतना क्रोध उचित नहीं, तुम तो बहुत समझदार और प्यारे बच्चे हो। देखो, इस वक्त तुम्हारा वापस जाना ठीक नहीं, रात को डाकू भी घूमते हैं, तुम्हें कुछ हो जाता तो। सम्राट अभी भी कुछ नहीं बोला।
देखकर लग रहा था कि जितना वह समझदार है उससे ज्यादा उसके अंदर गुस्सा है। नीलकमल ने खाना मंगवाया और तीनों को खाना खिलाने लगी। अखंड तो नीलकमल की गोद में बैठा बैठा ही खाना खा रहा था और फिर खाना खाने के बाद नीलकमल की गोद में ही सो गया। नीलकमल ने अखंड को गोद में उठाकर पलंग पर लेटा दिया और उसके माथे को चूमकर उस पर चादर ढक दी। लेकिन उसे अखंड पर बहुत तरस आता था। भला कैसी माँ थी कलावती, जो रणविजय पर तो इतना ध्यान देती थी लेकिन अपने खुद के बच्चे पर नहीं। नीलकमल ने सम्राट और विराज को देखकर कहा, अब तुम दोनों भी सो जाओ। विराज तो अपने भाई के पास खड़ा हुआ था, क्योंकि जो उसका भाई करता विराज भी वही करता। सम्राट ने विराज को देखकर कहा, तुम्हें नींद आ रही है? विराज ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ भैया, नींद आ रही है, लेकिन सुबह जब घर वापस जाएंगे तो माँ छड़ी से मारेगी। सम्राट बोला, नहीं मारेगी। इतना कहकर वह अपने भाई को लेकर पलंग तक आया। नीलकमल देख रही थी। उसने विराज को बेड पर बैठाया ही था कि एक दासी ने आकर कहा, महारानी, सम्राट और विराज को महाराज बुला रहे हैं। नीलकमल हैरानी से बोली, अब तो सोने का समय हो गया। महाराज अब क्यों बुला रहे हैं? दासी ने सिर झुकाकर कहा, वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्हें जल्द लाने के लिए कहा है। नीलकमल बोली, तुम अखंड के पास रहो, मैं लेकर जाती हूँ। इतना कहकर उसने विराज को गोद में उठा लिया। विराज को नींद आ रही थी। उसने अपनी बाहें महारानी पर लपेट दी और उसी के कंधे से लगकर सो गया। महारानी ने दूसरे हाथ से सम्राट का हाथ पकड़ा हुआ था। वह दोनों को लेकर महाराज के पास गई। इस वक्त महाराज सभा में बैठे हुए थे, लेकिन सभा में वह अकेले थे और उनके सामने खड़ा था भीमसेन। महारानी दोनों बच्चों को लेकर महाराज के पास गई। वहीं सम्राट ने जब भीमसेन को देखा तो अपनी गर्दन झुका ली। भीमसेन ने महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अगर मेरे बच्चों से कुछ गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। महाराज ने ना में गर्दन हिलाई और बोला, इनसे गलती नहीं होती, ये दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पसंद आए। सम्राट जाने की जिद कर रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि रात हो रही थी, लेकिन लगता है सम्राट मुझसे रुष्ट हो गया है। सम्राट बोला, हाँ महाराज, मैं आपसे रुष्ट हो गया हूं क्योंकि आपने वचन तोड़ा है। महाराज अपनी जगह से खड़े होकर सम्राट के पास आए और बहुत प्यार से बोले, तुम्हारा रात्रि के समय जाना ठीक नहीं था। सम्राट बोला, यह तो बहाना है महाराज, आप हमारे साथ कुछ सैनिक भी भेज सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने वचन तोड़ा और वचन तोड़ने वाले को सम्राट माफ नहीं करता। ये सुनते ही नीलकमल हंस पड़ी। भीमसेन की नजर नीलकमल पर गई। उसे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि नीलकमल वहां थी जहां चंद्रप्रभा को होना चाहिए था, लेकिन इन सब में नीलकमल की तो गलती नहीं थी, बल्कि भीमसेन ने जब विराज को नीलकमल के कंधे पर देखा तो कहीं ना कहीं उसकी नजरों में नीलकमल के लिए इज्जत बढ़ गई थी, क्योंकि एक महारानी होकर उसने गरुड़ कबीले के निवासी को कंधे लगा रखा था। भीमसेन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब आज्ञा दीजिए, इनकी माता बहुत परेशान हो गई है और वैसे भी बरसात रुक चुकी है, हमें जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। सूर्यकांत का चेहरा उतर गया। ना जाने क्यों वह सम्राट को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। वहीं नीलकमल की भी यही हालत थी। उसने विराज को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे उसका खुद का बच्चा हो, लेकिन क्या करती उसे? विराज को खुद से दूर करना ही था। भीमसेन ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ फैलाए और ना जाने क्यों नीलकमल की आंखों में आंसू आ गया। एक ही दिन में विराज और सम्राट ने उसके दिल में जगह बना ली थी। ना चाहते हुए भी नीलकमल ने विराज को भीमसेन को दे दिया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल का टुकड़ा उससे दूर हो गया हो।